नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपका अगला जो टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का यानी प्राचीन इतिहास का अगला टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। आज का टॉपिक है वैदिक कालीन समाज की राजनैतिक अवस्था का विकास। ठीक है, आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह से वैदिक कालीन समाज में राजनैतिक अवस्था का डेवलपमेंट होता है, यानी किस तरह से राज्य के पद की संरचना का विकास हुआ, किस तरह से राज्य का डेवलपमेंट होता है और किस तरह से राजनीतिक संरचना का डेवलपमेंट होता है, यानी राजा का पद कैसे निर्मित हुआ। हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा आज के क्लास में करेंगे और किस तरह से राजा के पदों में समय के साथ परिवर्तन आता गया, किस तरह से कर संरचना का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ। ये सारी चीज़ें आज आपके सामने हम ला के रखेंगे और आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है कि जो वर्तमान में या कुछ समय पहले तक जो राजतंत्रात्मक प्रणाली हमें दिख रही थी हिंदुस्तान में, वो व्यवस्था वास्तव में विकसित कैसे हुई, यानी राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राजा का पद कैसे सृजित हुआ, टैक्सेशन सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक राजकोष का निर्माण कैसे होता है, उस पर एक प्रशासनिक सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी ब्यूरोक्रेसी कैसे आई। इन सारी बातों को आज के क्लास में हम देखेंगे। तो ध्यान से आप लोग सभी लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करिए जो है, और सबसे पहले अपने सभी मित्रों को क्लास से जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है वैदिक कालीन समाज। वैदिक काल में राजनीतिक संरचना का विकास। वैदिक काल में राजनीतिक संरचना का विकास। ठीक है, ये आपका टॉपिक है कि वैदिक काल में राजनीतिक संरचना का विकास कैसे होता है। ठीक है मित्रों, अभी तक वैदिक काल का जो ड्यूरेशन है, देखिए कहते हैं कि वैदिक सभ्यता को, देखिए वैदिक सभ्यता, इसका जो ड्यूरेशन है ये 1500 BC से 600 BC तक है, यानी वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब तक माना जाता है, 1500 BC से 600 BC तक। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, मित्रों, ऋग्वैदिक सभ्यता एवं उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता एवं उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता को हम 1500 BC से 1000 BC के बीच मानते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता को मित्रों 1500 BC से 1000 BC के बीच माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को 1000 BC से 500 BC के बीच माना जाता है। ठीक है, 500 BC के बीच माना जाता है। तो अब आप जानते हैं कि भाई इस सभ्यता का विकास भी कहाँ पर हुआ था, सप्त सैंधव क्षेत्र में। ठीक, जहाँ पर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, जहाँ पर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था उसी भौगोलिक क्षेत्र में, यानी सप्त सैंधव सिंधु की सहायक 7 नदियों का क्षेत्र,
मूल रूप से आप इसे पंजाब कह सकते हैं। अगर एक केंद्र बताना हो तो आप पंजाब को बता सकते हैं। ठीक, कहते हैं उसी क्षेत्र में एक नई सभ्यता का उदय हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक, यानी इंडस वैली के पतन के बाद, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ वह सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता को मूल रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि दोनों सभ्यताओं में बड़ा बेसिक अंतर था। सबसे बड़ा अंतर जो दोनों सभ्यताओं में रहा कि जैसे सिंधु सभ्यता जो है वह मूल रूप से आपकी कहा जाता है कि मूल रूप से नगरीय सभ्यता थी, और जो वैदिक सभ्यता है ये मूलतः ग्रामीण सभ्यता है। ठीक, तो दोनों सभ्यताओं के स्वरूप में ही एक सबसे बड़ा अंतर हमको दिखाई देता है। तो आज हम देखेंगे कि इस ग्रामीण सभ्यता में किस तरह से राजनीतिक संरचना का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर किस तरह से सिस्टम का विकास धीरे धीरे आगे चलकर हुआ, उन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम ऋग्वैदिक सभ्यता की चर्चा करेंगे, फिर हम तुलना करेंगे उत्तर वैदिक काल से। ऋग्वैदिक सभ्यता, देखिए इसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति मूल रूप से इस टॉपिक पर हमको बात करना है कि भाई ऋग्वैदिक सभ्यता में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके दो सिद्धांत दिए जाते हैं। ठीक है, एक जिसे हम व्यवहारिक थ्योरी कहते हैं, व्यवहारिक सिद्धांत, एक आपका व्यवहारिक सिद्धांत है, दूसरा आपका जो है धार्मिक सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है। देखिए, कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में राज्य की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत भी दिया गया है, और धार्मिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का कहां पर दिया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की व्याख्या की गई है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति के किस धार्मिक व्याख्या को डिस्क्राइब किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में ये कहा गया है, यानी वहां भी राज्य की उत्पत्ति के बारे में और राजा के पद के निर्माण के बारे में बात किया गया है। और आप ये जानते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में ही राजा के राजसूय यज्ञ करने, राजा के शपथ लेने, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये सारी बातें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही आती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो व्याख्या की गई है उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अक्सर सुर और असुर दो लोगों के बीच, देखिए सुर और असुर, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में कहा गया है कि अक्सर जब सुर और असुर यानी देवता और राक्षस में युद्ध होता था तो राक्षस हमेशा युद्ध जीत जाते थे और देवता युद्ध में पराजित हो जाते थे। कहा गया कि जब देवता बार बार हारना शुरू हुए, जब देवता बार बार पराजित होना शुरू हुए, तो उन्होंने अपने पराजय के मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रजापति के नेतृत्व में, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब देवता बार बार राक्षसों से पराजित हो जाते थे तो इन्होंने प्रजापति के नेतृत्व में, अब प्रजापति ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं में काउंट किए जाते हैं, कहा जाता है प्रजापति के नेतृत्व में इन्होंने एक समिति का गठन किया विचार करने के लिए कि हमारी पराजय का वास्तविक कारण क्या है। अब कहते हैं इस समिति में जब बैठक हुई सभी देवताओं की, ठीक, तो ये निर्णय लिया गया कि हमारी पराजय का जो मूल कारण है वो यह है कि सभी देवता युद्ध में अपने आप को एक समान शक्तिशाली स्वीकार करते हैं, इसलिए जो है निर्णय का एक स्रोत बिंदु होना चाहिए। यानी जब तक युद्ध का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो और निर्णय भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा न किया जाए तब तक हम युद्ध में जीत नहीं सकते। ये देवताओं के द्वारा निर्णय लिया गया और यहीं पर कहा जाता है कि इंद्र को
इंद्र को इन्होंने युद्ध का नेतृत्व करता चुना और यही इंद्र आगे चलकर क्या कहलाए, राजा। ठीक, क्या कहलाए, राजा। और इस तरह राजा और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत निर्मित होता है। इसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के पद के निर्माण और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। लेकिन मित्रों, ये अगर आप देखें तो ये राज्य की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत है। यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिस इंद्र को हमने देखा नहीं, जिस ईश्वर को मैं जानता नहीं, जो ईश्वर है नहीं है, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर तर्क दिए जा सकते हैं ईश्वर के होने न होने के, तो हम ऐसी कल्पनात्मक बातों में विश्वास तो नहीं कर सकते। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो बात कही गई है ईश्वर को लेकर या इंद्र को लेकर या देवता और राक्षसों के युद्ध को लेकर, ये कितने स्तर तक सच है ये पूरी तरह हम स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ईश्वर को देखा नहीं हूं। ईश्वर जो है प्रत्यक्ष की वस्तु नहीं है। तो सीधा सा अर्थ इसका यही है कि जो वास्तव में राज्य का निर्माण हुआ होगा वह व्यवहारिक प्रक्रियाओं से निर्मित हुआ होगा। राज्य का जो डेवलपमेंट है वो कोई एकाएक घटित हुई घटना नहीं रहा होगा, वह एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम रहा होगा। ठीक, राज्य एकाएक उद्भूत नहीं हुआ होगा या राजा का पद एकाएक निर्मित नहीं हुआ होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम रहा होगा जो धीरे धीरे व्यवहार में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है उसी के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। तो सीधी सी बात है कि राज्य का जो उत्पत्ति हुआ उसमें व्यवहारिक सिद्धांत ही सर्वमान्य माना जाता है और इसी थ्योरी के द्वारा हम ऋग्वैदिक कालीन राज्य और राजा की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति किस तरह से ऋग्वैदिक काल में हुई। ठीक है, चलिए अब देखिए ऋग्वैदिक काल। देखिए कहते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था। ऋग्वैदिक कालीन समाज, ध्यान समझिएगा, समाज का स्वरूप कैसा है। ऋग्वैदिक कालीन समाज का स्वरूप कैसा है, कबीलाई समाज है। कैसा मित्रों, कबीलाई समाज है, यानी ये कबीले की तरह रहते थे। ठीक, इनका समाज कैसा है, कबीलाई समाज है, जो जिसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, पशुपालन। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, पशुपालन है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, पशुपालन है। तो सीधी सी बात है, अगर समाज कबीलाई है और अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन है तो इनके जीवन में अस्थायित्व नहीं हो सकता। ठीक है, जीवन में अस्थायित्व नहीं हो सकता। क्यों? जैसे आज सपोज करिए जैसे बंजारे होते ना, बंजारों को आपने देखा होगा, बंजारे भी कबीलाई समाज के हैं और बंजारों की अर्थव्यवस्था मूल रूप से पशुपालन पर आधारित होती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है वहाँ पर वो रुकते हैं। इसके बाद जब चारा खत्म होता है तो उनके उसमें क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो आर्यों का जो समाज था वो भी कबीलाई था और अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वो पशुपालन था। पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या थी, गाय थी। इसीलिए गाय को अघन्या कहा गया है। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जिसका वध न किया जाए। ठीक, गाय को अघन्या कहा गया ऋग्वेद में, जिसका तात्पर्य है जिसका माने इसका वध न किया जाए, यानी गाय का वध न किया जाए। लेकिन वास्तव में गाय का वध होता था, ये महत्वपूर्ण अतिथियों के आगमन पर ही होता था। ठीक, सामान्य रूप से गाय का वध नहीं होता था, महत्वपूर्ण अतिथियों के आगमन पर गाय का वध होता था। ठीक, दूसरी चीज ये कि ऋग्वैदिक काल में गाय का जो महत्व है वो इस बात से पता चल जाता है कि ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी शब्दावली का जो उपयोग हुआ है वो ग शब्द से ही शुरू होता है। जैसे गव्यूत, ठीक, जो दूरी मापक इकाई थी, जैसे गोधुली, जैसे शाम की इकाई को गोधुली कहा जाता है, जैसे आपको गव्य
जैसे आपका जनस्य गोपा जो राजा के लिए शब्द आया है, जैसे गोमत गायों का प्रमुख गोमत कहा गया है। तो ओवरऑल हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः जो शब्दावली उपयोग किए गए हैं उसमें ग शब्द का उपयोग अधिकतम हुआ है, जो कहीं न कहीं गाय के महत्व को इनके जीवन में दर्शाता है। ठीक है, गाय का महत्व इनके जीवन में था, वह इस बात से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी शब्दावलियां जो है वो ग शब्द से शुरू होती हैं। और दूसरी बात, गाय का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि इन्होंने गाय को ही विनिमय का आधार बनाया था। यानी इस काल में मुद्रा क्या थी? गाय थी। भाई मुद्रा किसे कहते हो? मुद्रा वह वस्तु होती है जिसके द्वारा विनिमय किया जाए, विनिमय माने आदान प्रदान। ठीक, तो गाय ही इस समय वह वस्तु थी जिसके द्वारा विनिमय ऋग्वैदिक काल में किया जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में हम गाय को क्या मानेंगे? मुद्रा। ठीक, तो मुद्रा सीधी सी बात, किसी भी काल में किसी भी सभ्यता की जो मुद्रा होती है वह उस सभ्यता की सबसे बहुमूल्य वस्तु मानी जाती है। जैसे आज की सभ्यता में अगर आप देखें तो जो करेंसी है जिसे आप मुद्रा कहते हो सबसे बहुमूल्य है। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में गाय सबसे बहुमूल्य थी, इसलिए गाय को विनिमय का साधन बनाया गया, इसलिए गाय को मुद्रा माना जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वह मुख्यतः कबीलाई समाज था, पशुपालन पर आधारित था। अब देखिए, कहते हैं जब ये कबीलाई समाज होगा तो कबीलाई समाज होने का मतलब है कि अभी संपत्ति यहां पे नहीं है, संपत्ति की संकल्पना नहीं हो सकती। और संपत्ति की संकल्पना तब तक नहीं आएगी, यानी संपत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक यह समाज उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ न जाए। यानी जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तब तक आप जो है संपत्ति का सृजन कर ही नहीं सकते। अभी आप सिर्फ क्या हो? उपभोक्ता हो, आप उत्पादक नहीं हो। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहते हैं आपके ऋग्वेद में, आपके ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में आप वेद पढ़ चुके हैं, अब आपको ध्यान होना चाहिए। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में दो शब्दों का उपयोग होता है, एक आर्य दूसरा अनार्य। आर्य और अनार्य शब्द आया है और यह शब्द रंगों के आधार पे है। आर्य और अनार्य शब्द आया है और यह विभाजन किसके आधार पे है? रंग के आधार पे है। आर्य गोरे थे, अनार्य काले थे। आर्य का जो व्यवसाय है मुख्यतः वो क्या है? पशुपालन है। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? पशुपालन है। अनार्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। वो क्या है? कृषि है। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं जरा ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में आइए। ऋग्वेद का जो चतुर्थ मंडल है, इस चतुर्थ मंडल में आप देखें तो 24 मंत्रों में कृषि शब्द का उल्लेख आया है। किस शब्द का उल्लेख हुआ? कृषि शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, और वेद जो है, वेद मूलतः आर्यों के विषय में वार्ता करते हैं। वेदों में जो भी बातें कही गई हैं वह मूल रूप से किसके विषय में कही गई हैं? वो आर्यों के विषय में कही गई। तो यहाँ जो 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख आ रहा है यह मूल रूप से आर्यों के लिए आ रहा है। यानी कहीं न कहीं इस बात से, यानी 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख होने से हमें ये पता चलता है कि यह आर्य धीरे धीरे कृषि व्यवसाय को अपनाना शुरू कर दिए थे और उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये आर्य मूल रूप से क्या हो गए? कृषक हो गए। यानी अब ये पूरी तरह क्या हो गए? उत्पादक हो गए। ठीक है, तो एक बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे आर्यों में दिखाई देना शुरू हुआ। यानी परिवर्तन क्या हो रहा है? यानी जो आर्य पशुपालक थे वो धीरे धीरे कृषक की तरफ, यानी उपभोक्ता से उत्पादन प्रक्रिया की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी संरचना है। देखिए, कहते हैं कि जब तक संपत्ति नहीं है तब तक ऋग्वैदिक समाज कैसा है? समता मूलक है, क्योंकि बिना संपत्ति के समाज में विषमता की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जब तक धन, यानी जब तक संपत्ति की संकल्पना नहीं होती तब तक समाज में विषमता हो ही नहीं सकती। आपके गांव में अमीर और गरीब या ऊंच और नीच का जो भेदभाव है वो कहीं न कहीं आपके संपत्ति यानी धन पर क्या है? निर्भर है। अगर संपत्ति की संकल्पना को हटा दिया जाए तो सारा समाज क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा, समतामूलक समाज हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल का जो प्रारंभिक समाज था वो समतामूलक है, पितृसत्तात्मक समतामूलक समाज है। यानी पुरुष प्रधान समाज है लेकिन समतामूलक है।
क्योंकि संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य जो है मूलतः पशुपालक थे, वो कृषक नहीं थे, वो उत्पादक नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो उत्पादक बना, जब उत्पादन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया, तो उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। और उत्पादन, वही उत्पादन जब अधिशेष में बदल जाएगा, वही उत्पादन जब अधिशेष होने लगेगा, अधिशेष माने अतिरिक्त, जब अधिशेष उत्पादन होगा तो विनिमय का जन्म होगा। विनिमय माने लेन देन, ठीक, यानी व्यापार का जन्म होगा। और वही विनिमय जब किसी एक स्थान से होगा, यानी कहीं बैठकर आप उस सामान को जब बेचोगे, तो वही बाजार का निर्माण होगा, और वही बाजार शहर बनेगा, शहर से नगर बनेगा। तो 600 BC तक आते आते कहा जाता है कि आर्यों के उत्पादक वर्ग में शामिल होने के कारण ही आर्य मूलतः कृषक हो गए। इसके कारण ही 600 BC तक हमें द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया दिखाई देना शुरू होती है। तो कहते हैं ये जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ, ये जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन दिख रहा है, यही परिवर्तन राजनैतिक संरचना में भी परिवर्तन लाएगा। ठीक, तो कैसे राजनैतिक संरचना में परिवर्तन आया, हम उसी चीज की बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल के दो मूल परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल में दो मूल परिवर्तन, ऋग्वैदिक काल में दो मूल परिवर्तनों ने राज्य के संरचना में निर्माण की प्रक्रिया को जन्म दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से वो दो परिवर्तन थे जिन्होंने ऋग्वैदिक कालीन संरचना में परिवर्तन लाया, यानी जिसने धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति को क्या किया? आसान बनाया। देखिए, ऋग्वैदिक सभ्यता आपकी कहाँ है? इस क्षेत्र में है। ये जो क्षेत्र है ये ऋग्वैदिक सभ्यता है। ठीक है, हमने कहा दो परिवर्तन, यानी आर्यों में दो परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन भौगोलिक विस्थापन, पहला परिवर्तन भौगोलिक विस्थापन, यानी पहला परिवर्तन ये हुआ कि आर्यों का भौगोलिक विस्थापन हुआ। ठीक है, अब आप पता करिए भौगोलिक विस्थापन का प्रमाण कहाँ मिलता है। भाई आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल की सभ्यता आपकी कहाँ दिखाई देती है? इन सप्त सिंधु क्षेत्र में दिखाई देती, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो आर्य कहाँ तक आ गया? बिहार में सदानीरा तक आ चुका है। सदानीरा नदी जिसे आप गंडक कहते हैं, ठीक, और इस सदानीरा नदी का उल्लेख आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आया है। वहां पर कहा जाता विदेथ माधव की कथा के द्वारा आर्यों के भौगोलिक विस्थापन की जानकारी हमको प्राप्त होती है, और ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक, कहते हैं उस ग्रंथ से ये पता चलता है कि आर्यों ने अपना भौगोलिक विस्थापन कर लिया था। तो शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त अथर्ववेद, अथर्ववेद में भी हमें आर्यों के विस्थापन का पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर अंग और मगध, अंग एवं मगध, इन दो राज्यों का उल्लेख हमको दिखाई देता है। ठीक है, जबकि ऋग्वेद में अंग और मगध का उल्लेख दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अंग और मगध से परिचित नहीं थे। और आप जानते हैं कि अंग इधर पूर्वी बिहार में है, मगध आपके मध्य बिहार में है। तो यानी कहीं न कहीं ये लोग इस भौगोलिक क्षेत्र से धीरे धीरे परिचित होना शुरू हो गए थे। अब देखिए, कहते हैं भौगोलिक विस्थापन जो आर्यों का हुआ, अब आर्य एक बड़े उपजाऊ क्षेत्र में आ चुके हैं, यानी गंगा दोआब क्षेत्र में आए हैं। ठीक, ये पहला परिवर्तन है, यानी उपजाऊ मैदान का होना। और उपजाऊ मैदान का होना उत्पादन को क्या करेगा? आसान बनाएगा, उत्पादन को बेहतर बनाएगा। ठीक,
और दूसरा जो परिवर्तन है, पहला परिवर्तन भौगोलिक विस्थापन और दूसरा परिवर्तन व्यवसायिक परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन क्या है? व्यवसायिक परिवर्तन है। यानी आर्य जो मूल रूप से पहले क्या थे? पशुपालक थे। वो धीरे धीरे 1000 बीसी तक आते आते क्या बन गए? कृषक बन गए। और इसी दो परिवर्तन ने एक नई संकल्पना को जन्म दिया, कहते भौगोलिक विस्थापन और व्यवसायिक परिवर्तन। व्यवसायिक परिवर्तन से क्या हुआ कि उत्पादन में भाग लेने वालों की संख्या क्या हुई? बढ़ गई। उत्पादन में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ रही है और दूसरा भौगोलिक विस्थापन से उत्पादक क्षेत्र मिल गया। इन दोनों चीजों ने क्या किया कि एक नई चीज को जन्म दिया, वो है अधिशेष उत्पादन। वो है अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन। लेकिन ये प्रक्रिया होते होते आप लगभग कहां पहुंच गए? 1000 बीसी में। ये होते होते आप कहां पहुंच गए? लगभग 1000 बीसी में पहुंच गए। अब देखिए, कहते हैं अधिशेष उत्पादन दो चीजों को जन्म देगा। ध्यान समझिएगा, अधिशेष उत्पादन दो चीजों को जन्म देगा। एक तरफ ये विनिमय को जन्म देगा, विनिमय माने व्यापार को जन्म देगा, और दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा। दूसरी तरफ ये किसको जन्म देगा? सामाजिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा। देखिए, अभी हम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं और फिर आपको मैं फैक्ट बता दूंगा। कोई फैक्ट नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। सारी चीजों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं जो अधिशेष उत्पादन हुआ, इस अधिशेष उत्पादन ने दो चीजों को जन्म दिया। एक सामाजिक प्रतिस्पर्धा, जिसका प्रमाण हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से दिखाई देता है। जिसका प्रमाण कहां से मिला है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दिखाई देता है, जिसमें दो वर्गों के बीच, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण के बीच, ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण, इन दोनों वर्गों के बीच हमें सामाजिक संघर्ष दिखता है। और आपको पता है कि शतपथ ब्राह्मण में पहली बार, शतपथ ब्राह्मण में मित्रों पहली बार वर्णक्रम आपका बदल गया है। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहली बार क्षत्रिय वर्ण को ऊपर रखा गया, उसके बाद जो है ब्राह्मण है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। जबकि वास्तव में वर्णक्रम में सबसे ऊपर कौन होता है? ब्राह्मण होता है। तो ये एक सामाजिक प्रतिस्पर्धा को दिखा रहा है। और वह सामाजिक प्रतिस्पर्धा क्यों है? क्योंकि उत्पादन अधिशेष में जब बदला तो यही अधिशेष उत्पादन ही क्या बन गया? संपत्ति। भाई यही अधिशेष उत्पादन ही क्या है? संपत्ति। संपत्ति उस समय गाय और अनाज ही तो संपत्ति थे। अब इस संपत्ति पर अधिकार को लेकर सामाजिक प्रतिस्पर्धा जन्म लेगी। भाई जो श्रेष्ठ वर्ण होगा वही संपत्ति पर अधिकार करेगा। तो कहा जाता है कि राजा जनक के दरबार में दोनों वर्णों के बीच, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच एक समझौता हो जाता है और समाज में ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थान दे दिया गया सम्मान के तौर पर, और क्षत्रिय को राजकोष पर अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों ने समस्या का समाधान कर लिया। अब देखिए, कहते हैं इधर अधिशेष उत्पादन ने विनिमय को जन्म दिया। जब विनिमय का जन्म होगा तो विनिमय से क्या होगा? व्यापार प्रक्रिया शुरू होगी, और व्यापार से ही क्या होगा? बाजार का निर्माण होगा। और बाजार का बड़ा स्वरूप क्या होता है? शहर होता है। और शहर से बड़ा क्या होता है? नगर होता है। और आप अगर देखें तो 600 बीसी तक आते आते आपके द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हो जाता है। तो द्वितीय, एक तरफ जो है अर्थव्यवस्था का ग्रोथ स्टार्ट हुआ और एक तरफ जो है आपका सामाजिक संघर्ष शुरू होता है। तो दोनों चीजों को हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि अब जो ये सामाजिक संघर्ष जन्म लेता है, इसके हमें प्रमाण कहां कहां से दिखाई देने शुरू होते हैं और किस तरह से इन सामाजिक संघर्षों का अंत होता है और किस तरह इसी सामाजिक संघर्ष के बीच से एक राजा का पद, एक राज्य की संरचना का निर्माण आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहते हैं कि जो ऋग्वैदिक समाज है, ऋग्वैदिक समाज, ये कैसा समाज है? ये कबीलाई समाज था। ठीक, ये पहले दो वर्गों में बटा था, आर्य एवं अनार्य। ये दो वर्गों में बटा है और कहा जाता है कि इन आर्य एवं अनार्य के बीच
ये मूल रूप से पशुपालक है, सॉरी ये अनार्य क्या है, कृषक है, अनार्य मूलतः कृषक है, और आर्य क्या थे, पशुपालक थे, ये पशुपालक है। पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय, वो किसके पास है, आर्यों के पास है, और गाय ही मुद्रा है। तो ये अनार्य जो है इस गाय को चुराएगा, ठीक, चोरी करेगा। भाई पैसे की चोरी तब भी होती थी, आज भी होती है, ठीक। और अनार्यों के पास क्या है, अनाज है, इस अनाज का उपभोग आर्य भी करेंगे, ठीक। तो कहा जाता है कि इस दोनों के बीच अक्सर युद्ध के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। आर्यों और अनार्यों के बीच अक्सर क्या होता था, युद्ध होता था, ठीक है। युद्ध किस बात को लेकर होता था, प्रारंभ में तो जो युद्ध होता है वह गाय को चोरी को लेकर होता है, अनाज को लेकर होता है, लेकिन यही धीरे धीरे अपनी स्वरूप को क्या करेगा, बदल लेगा। युद्ध का जो प्रारंभिक स्वरूप है, बहुत ध्यान समझिएगा, युद्ध का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो गाय को लेकर है, अनाज को लेकर है, लेकिन यही युद्ध आगे चलकर अपना स्वरूप बदलेगा और युद्ध जो है तब भूक्षेत्र को लेकर होगा। एक राजा दूसरे राज्य को जीतने के लिए युद्ध लड़ेगा, जिसका प्रमाण हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिखाई देगा। यहां पर क्षेत्र को लेकर युद्ध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी राजा नहीं है। अभी राजा जो यहां पर जो जनस्य गोपा शब्द दिखेगा, जो राजन शब्द दिखेगा, वह राजा या राजन वह भू क्षेत्र आधारित राजा नहीं है, वो कबीले का मुखिया है। और जब तक भू क्षेत्र आधारित राजा नहीं हो जाता तब तक युद्ध भी भू क्षेत्र के लिए नहीं लड़ा जाएगा। तो अब देखिए, कहते हैं प्रारंभिक चरण में इस आर्य और अनार्य के बीच युद्ध जो होता था वो गाय को लेकर होता था, अनाज को लेकर होता था। तो जब युद्ध होता था तो चूंकि आर्य जो थे ये कबीलाई समाज वाले थे। आर्य कैसे थे, कबीलाई समाज के थे, ये कबीले के रूप में रहा करते थे, ये कबीले के रूप में रहा करते थे। अब देखिए, कहते हैं जब युद्ध होने को होता था तो इसी कबीले से एक नेतृत्वकर्ता चुना जाता था। इसी कबीले से क्या होता था, एक युद्ध का नेतृत्व कर्ता चुना जाता था, और इस नेतृत्वकर्ता का जो चुनाव है वो समिति करती थी। कौन करती थी, समिति, जिसका उल्लेख आपके ऋग्वेद में आएगा, ठीक। देखिए, कहते हैं 4 समितियों का उल्लेख आता है ऋग्वेद में, ध्यान से सुन लीजिए। 4 समितियों का उल्लेख ऋग्वेद में आया है। एक आपकी समिति हो गई, फिर सभा हो गई, फिर आपकी जो है विदथ और गण। गण का उल्लेख 122 बार, विदथ का उल्लेख जो है विदथ का उल्लेख जो है, नहीं, विदथ का 122 बार, गण का 46 बार है, विदथ का 122 बार है, सभा का 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख आता है, ठीक है। जो समिति होती थी, देखिए कहते हैं, अब हम एक एक की चर्चा कर देते हैं। अभी समिति का यहाँ पर उल्लेख आया है तो हम समिति की चर्चा पहले कर लेते हैं। कहते हैं इस समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आया है, 9 बार आया है, ठीक है। इस समिति का उल्लेख मित्रों ऋग्वेद में कितनी बार आता है, 9 बार आता है। कहते हैं जो समिति होती थी इसका जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहते थे। इस समिति के अध्यक्ष को हम क्या कहते थे, ईशान। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता था, ठीक। इसका कहते हैं कि समिति में जो है, समिति में आम जनता सदस्य होती थी। इसमें आम जनता क्या होती थी, सदस्य होती थी। और समिति ही राजा का क्या करती थी, चुनाव करती थी। समिति जो है राजा का चुनाव करती थी। राजा यहाँ कौन है, नेतृत्व करता है। यानी जब युद्ध होने को होता था तो यही समिति जो है युद्ध का नेतृत्वकर्ता का चुनाव करती थी। और यही जब नेतृत्वकर्ता चुन लिया जाता था तो इसी को ऋग्वेद में जनस्य गोपा कहा गया है। इसे हम ऋग्वेद में क्या कहते हैं, जनस्य गोपा। देखिए
इसी को ऋग्वेद में जनस्य गोपा कहा गया है। इसे हम ऋग्वेद में क्या कहते हैं? जनस्य गोपा कहते हैं। इसी को राजन भी कहा गया है। यानी जब आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें राजा शब्द या राजन शब्द का उल्लेख आता है तो आपको यह लगता है कि ऋग्वैदिक काल में राज्य और राजा का पद था, लेकिन नहीं, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक चरण में राज्य और राजा का पद नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे जो राजा शब्द आता है या जनस्य गोपा आता है, यह मात्र केवल क्या है? एक नेतृत्व करता है। ये युद्ध का नेतृत्व करता, ये राजा नहीं है। भाई क्यों राजा नहीं है? क्योंकि इसका किसी भूभाग से संबंध नहीं है, क्योंकि इसका पद अस्थायी नहीं है। युद्ध समाप्त होने के बाद यह पद क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था, और युद्ध में जो लूटा हुआ धन होता था उसे यह विदथ नामक जो समिति होती थी वह सभी कबीलों में बराबर बराबर बांट देती थी, और फिर से सारे कबीले ऋग्वैदिक काल के क्या हो जाते थे? एक समान हो जाते थे। बात समझ रहे नहीं? सारे कबीले क्या हो जाते थे? एक समान हो जाते थे। तब प्रश्न ये खड़ा होता है कि राजकोष का निर्माण कैसे हुआ तब, जब सारे कबीले एक समान थे? क्योंकि राजा होता कौन है? राजा समानों में असमान है। राजा क्या होता? समानों में असमान है, ठीक, जिसके नियंत्रण में एक राजकोष होता है। तो इन सारी संरचनाओं का डेवलपमेंट हुआ कैसे? ठीक, जब ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक कबीला समता मूलक है और सारा लूटा हुआ धन बराबर सबको बांट दिया जा रहा है, तो फिर संपत्ति, फिर राजकोष कैसे बना, और उस राजकोष पर नियंत्रण करके किसी ने अपने को राजा कैसे बनाया? ये बातें समझिए। देखिए, होता क्या था कि नेतृत्वकर्ता का चुनाव किसे होता था? समिति को होता था। और नेतृत्व जो होता है ये किसी गुण का प्रदर्शक है। देखिए, नेतृत्व जो है ये एक व्यक्तिगत गुण होता है जो सबके अंदर नहीं हो सकता। ठीक भाई, आप और हम हैं, सबके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं होती। भाई, लीडिंग पावर हर व्यक्ति के अंदर तो नहीं हो सकती, सभी तो नेता नहीं बन सकते। तो यद्यपि ये सच है कि जैसे आज की डेट में अगर आप देखें कि भाई राष्ट्रपति को जो है ये पावर है, ये विवेकाधिकार है कि वह किसी भी बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है, लेकिन सामान्य रूप से वह जो है सबसे बड़े दल को ही बुलाता है। देखिए, कहते हैं कि यहां पर क्या होता था कि जो समिति है जिसको ये पावर होती थी कि वह नेतृत्वकर्ता का चुनाव करे, तो जब जब युद्ध होता था वो बार बार उसी व्यक्ति को नेतृत्वकर्ता चुनती थी जो एक बार विजेता युद्ध का नेतृत्व कर चुका होता था। यानी जो एक बार, यानी वह कबीले का मुखिया जो अपने नेतृत्व को साबित कर चुका होता था। किसी भी युद्ध में समिति जो है बार बार उसी का चुनाव करती थी। इससे क्या होता था कि बार बार एक ही कबीले के मुखिया का चुनाव होता था। और दूसरा क्या होता था कि जब युद्ध समाप्त होता था तो हमने कहा कि ये विदथ नामक जो समिति सबसे प्राचीन समिति होती थी, ठीक, इसका कई कार्य होता था। इसका नगर वधु का स्वागत करना होता था, नगर को सजाना होता था, जीते हुए धन को बांटना विदथ समिति का काम होता था। ठीक है, तो कहते हैं जो विदथ समिति जब बराबर बराबर हिस्सों में बांटती थी सभी कबीलों को, जो आर्य कबीले होते थे, आर्य कबीलों में जब धन बराबर बराबर बांट दिया जाता था तो सभी कबीले के मुखिया क्या करते थे? अपने में से कुछ हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, अपने में से कुछ हिस्सा इस नेतृत्वकर्ता को लाकर देते थे जो युद्ध को जिताता था। ठीक, उसी को क्या कहा गया? बलि कहा गया। ये देखिए, यानी जो अन्य कबीले के मुखिया द्वारा उस कबीले को दिया जाता था जो युद्ध में नेतृत्व करता होता था, उसे क्या कहा गया? बलि कहा गया। लेकिन अभी यह जो है क्या है? ये उपहार है, ये कर नहीं है, क्योंकि कर वह होता है जो अनिवार्य रूप से बिना शर्त सरकार को भुगतान किया जाए। तो यहां कोई कंडीशन नहीं है, यहां पर कोई बाध्यता नहीं है। यहां पर कबीले का मुखिया जो है अपनी स्वेच्छा से उस कबीले के मुखिया को दे रहा है अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा, जिसे क्या कहा गया? बलि। और यही बलि आगे चलकर क्या बनेगा? टैक्स बनेगा। तो यही बल आगे चलकर क्या बनेगा? टैक्स बनेगा। तो कैसे बनेगा? देखिए भाई, बार बार एक ही नेतृत्वकर्ता को चुना जा रहा हो, बार बार बलि के रूप में अन्य कबीले
उसे उपहार दे रहे हैं, तो यही बलि जो है आगे चलकर क्या हो जाएगा, एक राजकोष का निर्माण करेगा। भाई एक धन का निर्माण हुआ, कहीं न कहीं एक कबीले के पास अन्य कबीलों से अधिक धन का संचय हो गया। जब अधिक धन का संचय हो गया तो वह सभी कबीलों में क्या हो गया, विषम हो गया। कहते हैं कि समानों में असमान ही राजा होते हैं। अब यह अधिक धन का मालिक हो गया, यानी अन्य कबीलों से आर्थिक रूप से ज्यादा क्या हो गया, संपन्न हो गया। कौन, जो नेतृत्वकर्ता चुना जाता था। कहते हैं जब इसके पास धन का संचय हो गया तो इस नेतृत्वकर्ता ने एक नई परंपरा को जन्म दिया। आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो एक शब्द का उल्लेख आता है, उसे कहा गया है रत्नबहिषी संस्कार। कौन सा संस्कार, रत्नबहिषी संस्कार। रत्नबहिषी संस्कार, रत्नबहिषी संस्कार। कहते हैं कि इसने भी एक काम करना शुरू किया। युद्ध समापन के बाद यह नेतृत्वकर्ता जो है अन्य कबीले के मुखिया के यहां जाना शुरू करता है, और जब यह जाता था तो सभी कबीले वाले इसका एक संस्कार करते थे, जलाभिषेक के द्वारा इसे तिलक किया जाता था। उसको कहा गया है रत्नबहिषी संस्कार। यानी कहीं न कहीं अन्य कबीले के मुखिया वैचारिक रूप से अब उस नेतृत्वकर्ता को अपने से श्रेष्ठ मान चुके थे, तभी तो उसके आने पर अतिथि के रूप में उसका स्वागत हो रहा है। तो यहां पर वैचारिक रूप से भी वह भिन्न हो गया अन्य कबीलों से, और आर्थिक रूप से भी भिन्न हो गया वह अन्य कबीलों से। और जब यह इन कबीलों के यहां बार बार जाना शुरू किया तो इन कबीलों से उसके संबंध जो है वो कहीं न कहीं वैचारिक आधार पर क्या हो गए, बेहतर हो गए। अब क्या किया इसने, जो राजकोष इसके पास निर्मित हुआ, इसी राजकोष से कुछ धन जो है व्यक्तिगत तौर पर अन्य कबीलों को देना शुरू करता है। और जब इसके पास से निर्मित जो राजकोष है, इससे धन कबीलों को जाना शुरू हुआ, तो इन कबीलों की निष्ठा जो है उस एक व्यक्तिगत कबीले के मुखिया के प्रति हो गई। और कहते हैं जब इनकी निष्ठा उस कबीले के मुखिया के प्रति हो गई तो इसने अपने पद की संरचना में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। अब इसने कहा कि देखिए अब हमारा चुनाव समिति नहीं करेगी, अब हमारा पद क्या है, वंशानुगत है। ठीक। और कहते हैं राजकोष निर्मित हो जाने से उसने तुरंत, जब इसके पावर आ गई, उसने इस बलि को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। और जैसे ही बलि अनिवार्य हुआ, ये क्या बन गया, टैक्स बन गया। यानी अब इस राजकोष में अनिवार्य रूप से धन के जाने की जो प्रणाली थी वो क्या हो गई, निर्मित हो गई। अब इस राजकोष में अनिवार्य रूप से हमेशा धन जाना शुरू हो गया और टैक्सेशन सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हो गया। और कहते हैं जब राजकोष निर्मित हो गया तो यहीं पर आप देखेंगे, कहते हैं राजकोष के निर्माण हो जाने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया का प्रमाण आपको दिखाई देना शुरू होता है। प्रशासनिक प्रक्रिया का निर्माण होना शुरू हो गया और प्रशासनिक विकास आपको दिखाई देगा। कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में भी 12 रत्निन का उल्लेख आता है। 12 रत्निन का उल्लेख आता है। ये 12 रत्निन का उल्लेख जो आया है, ये 12 रत्निन का उल्लेख आपके शतपथ ब्राह्मण और मैत्रायणी संहिता में है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और मैत्रायणी संहिता, इन दोनों में 12 रत्निन का उल्लेख आया है। इन 12 रत्निन में सबसे प्रमुख कौन होता था, पुरोहित होता था। ठीक। पुरोहित जो राजा का सलाहकार भी होता था, राजा का मित्र भी होता था, राजा के साथ युद्ध में भाग भी लेता था। ठीक। इसके बाद आपका रथकार और बढ़ई, ये सबसे महत्वपूर्ण रत्निन हुआ करते थे। क्यों महत्वपूर्ण रत्निन थे ये दोनों? इसलिए कि युद्ध में जो है रथ का सबसे अधिक महत्व होता है और रथ बनाता कौन है, बढ़ई रथ बनाता है, और रथ को चलाता कौन है, रथकार। इसलिए 12 रत्निन में इन दोनों रत्नियों का सबसे अधिक महत्व हुआ करता था। ठीक है। ये सामान्य रूप से माना जाता है कि पहले कबीले के मुखिया ही रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं इसके अतिरिक्त भी रत्निन की संख्या कुल कितनी है, 12 है। उसमें विषपति है, विषपति भी है, और आपका जो है ग्रामीणी है। हम मुख्य आपको बता दे रहे हैं। ग्रामीणी है, सेनानी है, विषपति है, भागदूत है,
जो कर वसूलता था। भागदूत है, वित्त अधिकारी कह सकते हैं आप इसको। महिषी, महिषी माने प्रधान महिला, महिषी है, ठीक है। और कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8, 8 हमने आपके लिख दिया। अगला विषपति, विषपति ये आपके महत्वपूर्ण रत्नीन हैं, ठीक है, जिनका नाम हमने आपके सामने लिख दिया है। तो इन रत्नियों का जो है कहा जाता है, इन रत्नियों ने ही वहां पर जो है एक महत्वपूर्ण जो है प्रशासनिक संरचना का डेवलपमेंट किया, ठीक है। इसको ब्रजपति कहते हैं, ये ब्रजपति है, विषपति नहीं। ब्रजपति माने होता है चारागाह का प्रमुख। ब्रजपति ये चारागाह प्रमुख होता था, ठीक है। अब देखिए कहते तो इस तरह अब जो है क्या हुआ कि जब संपत्ति की संकल्पना का निर्माण हो गया तो उस नेतृत्वकर्ता ने अपने को क्या घोषित कर दिया, राजा, और अब उसका पद हो गया वंशानुगत। अब जब पद वंशानुगत हो गया तो समिति का महत्व तो घट गया ना, समिति का महत्व तो क्या हो गया, घट गया, क्योंकि समिति राजा का चुनाव करती थी। इसीलिए आप उत्तर वैदिक काल में देखिए, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। यानी अब उस सभा और समिति की जो तुलना है वह किससे की गई, लड़कियों से की गई, ठीक। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है। तो इसका मतलब है कि सभा और समिति का जो महत्व है वो ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, घट गया। तो इस तरह जो है एक व्यवहारिक रूप से राजनीतिक संरचना का विकास हमको दिखाई देता है, और यही व्यवहारिक सच भी है। बाकी सैद्धांतिक भी आप जानते रहिए। अब हम आते हैं तथ्य पे और आपके फैक्ट पे। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया कि किस तरह से राज्य राजा का पद निर्मित हुआ और किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम और प्रशासनिक व्यवस्था का विकास होता है। आइए अब हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से प्रशासनिक संरचना का विकास। कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी परिवार। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक तौर पर जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, परिवार। परिवार पति पत्नी से मिलकर बनता है, ठीक। परिवार किससे बनता है, पति पत्नी से मिलकर बनता है। परिवार से बड़ी इकाई होती थी कुल। कुल का जो प्रमुख होता था उसे कहा गया है कुलप। उसे क्या कहा गया है, कुलप। देखिए परिवार का जो कुल, कुल माने होता है खानदान, भाई परिवार पति पत्नी से बनता है, और कई परिवार आप मिला दीजिए तो क्या बनता है, कुल। आज भी आप गांव में देखिए तो खानदान आपके होते हैं 2-4 घर जिनको सामूहिक रूप से आप मिला के बोलते हो, और कई कुल को मिला दीजिए तो क्या बनता है, ग्राम बनता है। कई खानदान को अगर मिला दीजिए तो ग्राम बनता है, ठीक है। और ग्राम का प्रमुख कौन होता है, ग्रामीणी। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी था। और ग्राम से जो बड़ी इकाई है वो है विश। ग्राम से बड़ी इकाई क्या है, विश। यानी कई गांवों को मिला के विश बनता है, और विश का प्रमुख कौन होता है, विषपति होता है। विश का प्रमुख कौन होता है, विषपति होता है। और विश को मिलाकर क्या बनता है, जन बनता है। देखिए यही है प्रशासनिक डेवलपमेंट। सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार को मिलाकर कुल बना, कुल को मिलाकर ग्राम बना, ग्राम को मिलाकर विश बना, विश को मिलाकर जन बना, ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसे कह सकते हो, जैसे वर्तमान में भी परिवार को परिवार कहते हो, परिवार को मिलके कुल बनता है खानदान, कई कुलों को मिला के गाँव बनता है। आप देखे होंगे गांव का प्रमुख वर्तमान में कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। और गांव से ऊपर आपकी जो है ग्राम पंचायत होती है, आप ग्राम पंचायत कह सकते हो, आप इसे ब्लॉक कह सकते हो। ये ब्लॉक लेवल का प्रशासनिक वर्ग है। तो कहीं न कहीं ऋग्वैदिक समाज में जो राजनीतिक संरचना का जो विकास है वो यहाँ तक हो चुका है। और ऋग्वेद में एक बार जनपद शब्द का भी उल्लेख आया है। देखिए, और कहते हैं ना उत्तर वैदिक काल में जनपदों का निर्माण होगा। आप अगर गौर करिएगा तो यही जन जो है, 2 जन मिलकर एक जनपद बनेंगे। कहते हैं ऋग्वेद में कुल कितने जनों का उल्लेख है, 30 जन का उल्लेख आता है। कितने जन का, 30 जन का। और यही जन मिल के, यानी 2 जन 3 जन मिलके क्या बनेंगे, जनपद मिलेंगे।
और जनपद से बड़ी इकाई क्या होती? महाजनपद। जनपद से बड़ी इकाई क्या होती है? महाजनपद। और आप देखेंगे महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। तो ऋग्वेद में एक जनपद का उल्लेख 1 बार और जन का उल्लेख 30 बार। इसका मतलब है कि जन तक की प्रशासनिक इकाई का विकास पूरी तरह हो चुका था, ठीक है। और इसी जन का जो प्रमुख होता था, इसी जन को आप कबीला कहते थे, इसी जन का प्रमुख जनस्य गोपा कहा जाता था। इसी जन का जो प्रमुख है वो क्या कहा गया है? जनस्य गोपा कहा गया, यानी राजा। इसी जन के प्रमुख को जनस्य गोपा कहा जाता है, जिसे आप राजन कहते थे, ठीक। यानी जन क्या था? एक कबीला था, ठीक। और इस जन से बड़ी इकाई जनपद थी। आप जैसे हमने कहा ये ब्लॉक लेवल आप मान लीजिए, तो कई ब्लॉक को मिला के क्या बनता है? जिला बनता है। तो यहां पर आप इसको जनपद कह सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज, जनपद से बड़ी इकाई क्या थी? महाजनपद। अब देखिए कहते हैं ना, यहां पर अगर आप गौर करिए, साउंड नेटवर्क की प्रॉब्लम। चलिए अब हम देखते हैं आगे जो है। हमने कहा आपको एक यहाँ पर जो है, मैंने जन की चर्चा मैं कर रहा था, ठीक है। तो इस जन की चर्चा में एक तरीके से और आपको बताता हूँ। कहते हैं कि आप देखे होंगे ऋग्वेद में एक मंडल है 7वां मंडल। ऋग्वेद में 7वां मंडल आता है। हमने आपको जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो साहित्य में 7वां मंडल जब मैं बताया था ऋग्वेद में, तो वहां हमने बताया था कि यहां पर एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं दासराग्य युद्ध। कौन सा युद्ध? दासराग्य युद्ध। अब देखो मित्रों, हम थोड़ा सा दासराग्य युद्ध की चर्चा करें। अब उसमें देखेंगे यही इन्हीं जनों के बीच वह युद्ध होता है, इन्हीं जन के बीच वह युद्ध होगा। एक तरफ राजा सुदास होंगे, भारत जन के थे। एक तरफ विश्वामित्र होंगे जो अपने 5 जनों और 5 जनजातियों की मदद लेंगे। कौन? विश्वामित्र। और ये युद्ध क्यों हुआ था उसकी चर्चा भी हम कर देते हैं, ठीक है। दासराग युद्ध। देखिए ये कहां पे लड़ा गया? ये पुरुषणी नदी पे लड़ा गया था। पुरुषणी नदी माने रावी नदी। पुरुषणी नदी का मतलब है रावी नदी। पुरुषणी नदी का मतलब रावी नदी, ठीक है। किसके किसके बीच ये लड़ा गया? राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच। राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि इसके 2 कारण बताए गए हैं। राजा सुदास के साथ ऋषि वशिष्ठ भी थे युद्ध में, और यहां पर ये पद को लेकर लड़ा गया युद्ध था। कहा जाता है कि पहले विश्वामित्र राजा सुदास के पुरोहित हुआ करते थे। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद पुरोहित का होता है। तो विश्वामित्र पहले पुरोहित के पद पर थे, लेकिन राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया, जिससे ये क्रोधित हो गए विश्वामित्र, और विश्वामित्र ने राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। लेकिन डी डी कौशाम्बी जो मार्क्सवादी इतिहासकार है वो कहते नहीं, इन्होंने कहा कि रावी नदी के जल को लेकर युद्ध हुआ था, उस पर राजा सुदास ने एक बांध बना दिया था,
उसकी वजह से इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और आप जानते हैं कि विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र के अंदर क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व दोनों गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए तो कहा जाता है कि परशुराम जो है ब्राह्मण होने के बावजूद क्षत्रिय गुण अपनाए थे, ब्राह्मण होने के बावजूद क्षत्रिय गुण अपनाए थे। और यहां विश्वामित्र क्षत्रिय होने के साथ जो है ब्राह्मणत्व का गुण अपनाए थे। ठीक है, तो राजा सुदास किस जन के थे? राजा सुदास जो है मित्रों भारत जन के थे। ये किस जन के थे? भारत जन के थे। और आप जानते हैं कि भारत जन जो है, जो आपका भारत जन है, भारत जन के पहले राजा कौन थे? पिजवन। भारत जन के पहले राजा कौन थे? पिजवन थे। इस भारत जन के पहले राजा पिजवन थे। पिजवन के पिता थे दिवोदास। पिजवन के पिता कौन थे? दिवोदास। और पिजवन का बेटा दिवोदास था और दिवोदास का बेटा था कौन? सुदास। दिवोदास का बेटा कौन था? सुदास, जो भारत जन का था। और इसी सुदास के बाद यह भारत जन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी सुदास के बाद ये भारत जन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इधर विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र का सहयोग देखिए, इन्होंने विश्वामित्र ने पंचजन और 5 जनजातियों का इन्होंने सहयोग लिया। 5 जनजातियों का इन्होंने सहयोग लिया था। तो 5 जनजातियां कौन कौन थी और पंचजन कौन कौन थे? तो 5 जो जनजातियां थी उसमें अनिल, पक्त, भालानस, शिव और विषाणिन उसमें थी। उसमें थी पहली अनिल, पक्त, शिव, भालानस, और पश्चिमी विषाणिन। ये 5 जो है जनजातियां थी जिनकी मदद विश्वामित्र ने लिया था। अनिल, पक्त, शिव, भालानस और विषाणी, ये 5 जनजातियां थी जिन्होंने इस युद्ध में राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच जो युद्ध लड़ा गया पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर, उसमें इन 5 जनजातियों ने विश्वामित्र की तरफ से युद्ध किया। इसके अतिरिक्त 5 जन थे। जन एक प्रशासनिक इकाई यानी कबीले। 5 कबीले किधर से लड़े? विश्वामित्र की तरफ से लड़े, जिसमें अनु, द्रुह, पुरु, द्रुह, पुरु। देखिए, एक बाद में देखिएगा यही अनु और द्रुह ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, और ये दोनों मिलके जनपद का निर्माण करेंगे। ठीक, इसके बाद तुर्वस और पुरु, चौथा जो है वो है तुर्वस और पुरु। ये 5 क्या थे? जन थे। और आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में ये दोनों जन मिलकर क्या बन जाएंगे? कुरु जनपद। ये कुरु जनपद बन जाएंगे, और यही कुरु जनपद आगे चल के कुरु महाजनपद हो जाएगा। ठीक, 16 महाजनपदों में कुरु महाजनपद भी एक महाजनपद था। अब देखिए, कहते हैं ये जो पूर्व महाजनपद है, इस युद्ध में इसी पूर्व महाजनपद का राजा पुरकुत्स मारा गया था। इसी पूर्व महाजनपद का राजा पुरकुत्स क्या था? मारा गया था। कहते हैं इस पूर्व महाजनपद का पहला राजा दुर्गाह है। इस पूर्व महाजनपद की स्थापना किसने किया था? दुर्गाह ने। और दुर्गाह का बेटा था पुरकुत्स। दुर्गाह का बेटा कौन था? पुरकुत्स था। और यही पुरकुत्स जो है इस युद्ध में क्या हुआ था? मारा गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि दासराग युद्ध में किसकी मृत्यु हुई, तो आप कहेंगे पुरुजन के राजा पुरकुत्स की मृत्यु हुई थी। ठीक है, पुरु जनपद के राजा पुरकुत्स की मृत्यु हुई थी। तो ये हमने आपको आज जो बताने की कोशिश किया है
उसमें हमने आपको ये बताया कि किस तरह से जो है राजनीतिक और राजा के पदों का निर्माण धीरे धीरे इस काल में होना दिखाई देता है, और जो प्रशासनिक संरचना का जो डेवलपमेंट है वो जन तक हो चुका है। और उत्तर वैदिक काल में वही जन, दो जन मिलके क्या बनेंगे, जनपद बनेंगे। और आगे जाएंगे आप तो जनपद से महाजनपद और महाजनपद से राज्य। कहते मगध भी एक महाजनपद था और मगध ही जनपद से अपने को साम्राज्य में कन्वर्ट कर सका। ठीक, जो आप पढ़ते हो मगध साम्राज्य का उदय, तो मगध भी एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ महाजनपद मगध था, और मगध ने अपने आप को महाजनपद से किस में बदला, माने साम्राज्य में बदला, राज्य में बदला, और धीरे धीरे अन्य राज्यों को, महाजनपदों को क्या करता है, जीत लेता है। तो ठीक है मित्रों, अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संरचना में क्या परिवर्तन आता है, वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट सबको, जय भारत।